देखिए, आज का जो आप लोगों का टॉपिक रहेगा इस पूरी क्लास का, वो टॉपिक आपका है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, समाधान विवरण। आप लोगों में से अगर कुछ बच्चे इंटर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, 12th कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर आप लोग हैं, तो वहाँ आपने बैंक रिकंसिलिएशन बनाना सीखा होगा, जहाँ पर हम करते क्या थे कि जो हमारी अकाउंट्स की 2 बुक्स होती थी, एक कैश बुक और दूसरी पासबुक। यानी कि एक बिजनेसमैन कैश बुक अपने बिजनेस में रखता था और पासबुक, क्योंकि उसका अकाउंट बैंक में होता था, तो वो बैंक में अपनी पासबुक वहाँ से मेंटेन करवाता था। तो जो भी उसके ट्रांजैक्शंस कैश बुक और बैंक पासबुक के होते थे, उनके बैलेंस में एक स्पेसिफिक डेट पर अगर कोई डिफरेंस होता था, तो उस डिफरेंस को वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर शॉर्ट आउट करते थे और अपने बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच कर लेते थे। सेम उसी थीम के अकॉर्डिंग आपके पास कॉस्ट अकाउंट के अंदर भी आपका एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है। इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है क्या कि जनरली हमारे पास जब हम अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं, तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास होता क्या था कि हम 2 टाइप के अकाउंट्स एक मैन्युफैक्चरर अपने यहाँ मेंटेन करता है। कौन-कौन से अकाउंट? एक वो मेंटेन करता है अपने फाइनेंशियल बुक्स और दूसरा मैन्युफैक्चरर अपने यहाँ मेंटेन करता है अपनी कॉस्ट शीट या कॉस्ट बुक्स, जिसके बेस पर जो यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोड्यूस्ड यूनिट का सेलिंग प्राइस या उसका प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर सके। बस इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? उस डिफरेंस को अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं, तो आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए, आपके पास बेसिक डिफरेंस। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम अपने फाइनेंशियल बुक्स तैयार करते हैं, तो फाइनेंशियल बुक्स जो हमारी प्रिपेयर होती हैं, वो प्रिपेयर होती हैं हमारी ओरिजिनल एक्चुअल डेटा के बेस पर। क्लियर? यानी कि जो खर्चा हम एक्चुअल मोड में करते हैं, जिनके बिल्स वाउचर हमारे पास होते हैं, उनके बेस पर जो भी हम खर्चा करेंगे, उनका रिकॉर्ड हम कहाँ रखते हैं? फाइनेंशियल बुक्स में। इट मीन्स कि फाइनेंशियल बुक्स जो हमारे पास हैं, वो फाइनेंशियल बुक किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बिजनेसमैन का एक्चुअल प्रॉफिट शो करता है। क्लियर? लेकिन जब हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट तैयार करते हैं या कॉस्ट बुक्स तैयार करते हैं, कॉस्ट शीट या कॉस्ट बुक्स तैयार करने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव होता है, वो केवल ये कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने पर या स्पेसिफिक पीरियड में जितना भी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया, उसको जो मार्केट में सोल्ड किया, उसको सोल्ड करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपेयर करते हैं, वो हमारी प्रपोज्ड डेटा की बेस पर होती है, एस्टिमेटेड डेटा की बेस पर होती है। एस्टिमेटेड डेटा मीन्स कि हमने लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन किया था, जिस लेवल पर, जिस स्पेसिफिक परसेंट पे जो खर्चा हमने पास्ट ईयर्स में किया था, उसी बेस पर हम करंट पीरियड के लिए अपना प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक थ्रू कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है, जब हम एक्चुअल डेटा को अपने फाइनेंशियल बुक्स में शो करेंगे और एस्टिमेटेड डेटा को अपने कॉस्ट बुक में शो करेंगे, तो हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों का प्रॉफिट जो है इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? उन दोनों प्रॉफिट में कुछ डिफरेंस होंगे, तो उन डिफरेंस के कॉजेस को ढूंढना और ढूंढकर उनको सही जगह से रेक्टिफाई करना ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो आपका रिकंसिलिएशन है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका मीनिंग। वह कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक्स आर मेंशन्ड सेपरेटली इन एन अंडरटेकिंग, यानी कि आपसे कह रहा है कि दोनों ही बुक्स एक ही अंडरटेकिंग, यानी कि एक ही इंस्टीट्यूशन के, एक ही मैन्युफैक्चरर के अंदर या एक ही कंपनी के अंदर दोनों तैयार की जाती हैं। द प्रॉफिट और लॉस एज शोन बाय द
one set of books should normally be the same for a period. तो इनके द्वारा जो प्रॉफिट दिखाया जाना चाहिए वो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, इस प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो as both the books are based on double entry principles and the vouchers forming basis of recording and the transactions are also same. तो हमारे पास दोनों ही बुक्स जो हैं वो सब क्या हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड हैं, और हम क्या करते हैं, वाउचर्स के बेस पर ही अपनी सारी एंट्री करते हैं. बट द केस इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता. द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द टू सेट्स ऑफ बुक्स डिफर इनवर्ड. इनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दोनों अलग अलग होते हैं. इट इज रेयर दैट द टू रिजल्ट्स एग्री, और ये बहुत कम तौर पर देखा जाता है कि दोनों का रिजल्ट आपस में एक जैसा कैलकुलेट होकर आ जाए. तो अगर दोनों के रिजल्ट में एक का रूपता नहीं है, समानता नहीं है, तो उस रिजल्ट को हम मैच कैसे करें, मींस हाउ वी विल मैच द प्रॉफिट ऑफ reconciliation profit of cost book with the profit of financial books, or we can say how we can match the profit of financial book with the profit of cost book. दोनों ही वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास साल्स ने दे रखी है. बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स में बी रिटन अप फ्रॉम द सेम सोर्सेज बट शुड बी ब्रॉट इनटू एग्रीमेंट पीरियडिकली सो एज टू एफर्ट ए चेक. यानी कि दोनों के ही प्रॉफिट में क्या होता है, थोड़ा अंतर हो सकता है, तो उनके प्रॉफिट को मैच करने के लिए, उनको चेकआउट करने के लिए, जिससे कि उन पर हम एक स्पेसिफिक कंट्रोल रख सकें, हम क्या करते हैं, उनका आपस में चेक करते हैं. और ये जो चेकिंग है दोनों रिजल्ट्स में मैच आउट करने की, वही चेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है. क्लियर? तो अब हमारे सामने मेन समस्या ये आती है कि जो हमारा जो डिफरेंट प्रॉफिट है, जो फाइनेंशियल और कॉस्ट बुक शो कर रहे हैं, उनमें हम मैचअप कैसे करें, उनके पीछे कारण क्या हो सकते हैं. ठीक है? तो मेन कॉजेस जो इन दोनों प्रॉफिट बुक्स के रिजल्ट्स में आपके लिए डिफरेंस लेके आते हैं, उसके पीछे मेन कॉजेस क्या है, यहां देखिए. तो फर्स्ट, द मेन कॉजेस इज डिफरेंस इन ओवरहेड और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस. आपके पास क्या हो सकता है, जो आपके खर्चे हैं, जो आपने दिखाया, मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल बुक्स में जब हम खर्चे शो करते हैं, एक्सपेंसेस शो करते हैं, तो वो आपके एक्चुअल होते हैं. लेकिन जब उन्हीं खर्चों को हम किस में शो करते हैं, कॉस्ट बुक्स में शो करते हैं, तो वो हमारे एस्टिमेटेड होते हैं. तो इन दोनों खर्चों में अंतर है. अब ये खर्चे आपके कॉस्ट में अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं या ओवर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं. इनका इफेक्ट अलग अलग पड़ेगा. कम खर्चा चार्ज किया, ज्यादा खर्चा चार्ज किया, यानी कि दोनों ही खर्चों में डिफरेंस है. जो आपने फाइनेंशियल में खर्चा शो किया ओवरहेड के रूप में, या जो खर्चा आपने कॉस्ट में शो किया ओवरहेड के रूप में, उनमें अगर डिफरेंस है तो आपके दोनों ही प्रॉफिट्स में, कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा. इसके अलावा आपके पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, देखिए जो आप स्टॉक का इवैल्यूएशन करते हैं, उसके लिए अगर आप डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते समय आपने सपोज फीफो मेथड यूज कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल बुक बनाते समय आपने लीफो मेथड यूज कर लिया, तो आपके पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स, वैल्यूएशन मेथड में डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा. थर्ड वन, डिफरेंस इन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड में कोई डिफरेंस है, तो भी क्या होगा, दोनों ही प्रॉफिट्स में, जो कॉस्ट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट्स है, उन दोनों ही प्रॉफिट्स में डिफरेंस आपका आ जाएगा और उसको हमको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा. इसके अलावा सम आइटम्स ऑफ प्योर फाइनेंशियल नेचर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक्स बट नॉट इन कॉस्ट बुक. कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम केवल फाइनेंशियल बुक्स में शो करते हैं, कॉस्ट बुक में शो नहीं करते. अब ऐसे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं जिनको हम केवल फाइनेंशियल में शो करते हैं, कॉस्ट में शो नहीं करते. तो आप ये देखिए, कुछ खर्चे या कुछ आइटम्स आपके इनकम के ऐसे हैं, या कुछ एक्सपेंसेस आपके ऐसे हैं जिनको आप कॉस्ट में शो करते हैं लेकिन फाइनेंशियल में शो करते हैं, लेकिन कॉस्ट बुक में शो नहीं करते. तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट्स हैं कॉस्ट का, फाइनेंशियल का, उसमें अंतर आपका आ जाएगा. अब ये एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, इनका आप जब स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिएगा, तो देखिए जो पॉइंट नंबर 4 में हमारे खर्चे हैं, इन खर्चों के अंदर जो आपके एक्सपेंसेस रिलेटेड, आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हैं, वो क्या है, स्टैंप ड्यूटी,
it never shown by us in preparation of cost box. The second one is discount on issue of shares and debenture. Third one, interest on capital. Fourth one, loss on sales of investment or assets. If we sold some capital assets in the market and we earned a loss, then it will not shown anywhere in cost books. Next, donations. Next, interest on loan and mortgage. Preliminary expenses. Underwriting charges. Fines and penalties. Income tax. Super tax. Corporation tax, means any types of tax. General reserve or any special reserve which is made by us to make the redemption of a specific fund, a specific liability, and writing of goodwill, preliminary expenses, and patent, etc. So these are the items of expenses which are shown by us only in the debit side of our financial books. But these are not shown anywhere in the cost books. So it means if this type of expenses is given in the question, then it directly make a difference between the profit of two books, financial and cost book. Clear? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक. Next, we have some items of income which are also a part of our financial book but not a part of our cost books. This one, interest received on deposit or loan. Suppose we deposit our money anywhere in financial institution and we earn interest thereon, or we provide a loan to anyone and we get interest on the amount of loan provides to other, then it will be part of our income. But this will shown only in the credit side of financial books, not anywhere in the cost books. Second one is the dividend received. Third, transfer fee. As the name shown here, transfer fee. But in generally in the question, the simple word is given, transfer fee is given in the question. And when the transfer fee is given in the question, then it will be a part of our income. Yeah. Don't confuse with the name fee. Clear? It will be the income of company. Clear? Underwriting commission, if received by the company, then only shown in the credit side of financial books. Brokerage received on capital transactions. Profit and sales of capital assets. लॉस अगर आपको हो रहा था तो आपने यहाँ शो किया था डेबिट में, अगर इसी पर प्रॉफिट हो जाए तो आपके पास क्रेडिट में शो हो जाएगा. एंड रेंट रिसीव्ड ऑन लेटिंग आउट द बिल्डिंग. अगर आपने कोई बिल्डिंग अपनी किराए पर दे रखी है तो किराए पर देने से कोई किराया अगर आपको मिल रहा है तो आपके पास इनकम है. तो ये जो आपके पास डिफरेंट आइटम्स हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस के हो या इनकम के, ये अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखते हैं तो इसका मीन्स है कि दीज आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स व्हिच आर शोन ओनली in the debit side or credit side of financial book by us, but these are not shown anywhere in cost books. तो अब जब ये आपके कॉस्ट बुक में शो नहीं होंगे और आपने फाइनेंशियल बुक में इनको शो कर दिया तो इट मींस कि डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट है उन प्रॉफिट में डिफरेंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था जिसके थ्रू आपके पास डिफरेंट आइटम्स, आपके पास कॉजेस पता लग रहे थे आपको. फिफ्थ वन, आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक बट नॉट शोन इन फाइनेंशियल बुक. कुछ आइटम, आपके दो आइटम ऐसे भी हैं जो कॉस्ट बुक में शो होते हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक में शो नहीं होते. अब ये आइटम कौन कौन से हैं इनको देखिए. ऐसे आइटम जो कॉस्ट बुक में आप शो करते हैं बट नॉट शोन एनीवेयर इन द फाइनेंशियल बुक. तो ये भी आपके पास क्या है, आपके कॉस्ट का प्रॉफिट रेज या डिक्रीज कर सकता है लेकिन फाइनेंशियल के प्रॉफिट में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ओन्ड कैपिटल. तो आप देखिए, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बुक्स की तो हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो नहीं करते या क्रेडिट में उसको हम कहीं पर भी शो नहीं करते. लेकिन जब कॉस्ट शीट हम तैयार करते हैं या आपने अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा था वहां पर आपने देखा तो आपने कैपिटल पर अगर कोई इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट भी आप एक्सपेंसेस के रूप में शो कर रहे थे. या आपको अगर
उस कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उस इंटरेस्ट को भी आप अर्निंग के रूप में शो कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ओन्ड कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इट इज नोशनल और imputed cost if it is decided to include this item in cost। तो अगर आपने इस आइटम को यानी कि इस पॉइंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट में डिसाइड करने के बारे में सोच लिया कि इस पॉइंट को आप कॉस्ट में अकाउंट में शो कर देंगे तो आपके प्रॉफिट में डिफरेंट हो जाएगा। और वैसे ही आपकी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी है या एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसा वेन्यू आपका है जिस वेन्यू में आप अपना बिजनेस खुद ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने के बाद उसी बिजनेस का रेंट आप या उसी प्रीमिसेस का रेंट आप अपने को पे कर रहे हैं, तो वो रेंट भी आप कॉस्ट में नॉशनल कॉस्ट के नाम से आप उसको दिखा सकते हैं, शो कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में ऐसे कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम फाइनेंशियल बुक्स की बात करते हैं और कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से खुद के लिए अगर कोई पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग साइड में शो करते हैं और वो कहाँ इफेक्ट डालती है, आपके बैलेंस शीट पर आपका इफेक्ट दिखाती है और कहीं पर भी वो आपके पास इफेक्ट आपका शो नहीं करती। तो आपके पास क्या है, इस टाइप के कोई खर्चे अगर आपने दिखा रखे हैं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके कॉस्ट के प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेंगे, फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट इनका नहीं होगा। और इसके अलावा लास्ट में आपके पास 6 पॉइंट है एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस। अगर आपके पास कोई है तो ये भी आपके पास कहीं पर आप परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पर आपको अलग अलग अमाउंट, अलग अलग लॉसेस के बारे में, अलग अलग गेन्स के बारे में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जो कॉजेज हमने देखे 6 कॉजेज, उन कॉजेज के बेस पर अब देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट? फर्स्ट, द एक्यूरेसी ऑफ बोथ सिस्टम। मींस कि अगर हमारे पास दो अकाउंटिंग सिस्टम हमने एक साथ ऑप्ट किए हैं, मींस कॉस्ट अकाउंट भी हम रख रहे हैं, साथ में फाइनेंशियल बुक्स भी रख रहे हैं, तो दोनों अकाउंट्स के में जो ट्रांजैक्शंस हमने शो किए उनमें कितनी एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी को चेकआउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, नॉलेज ऑफ कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि जिन कारणों की वजह से हमारे इन दोनों प्रॉफिट में अंतर आया, उन कॉजेज को हम कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, वो हमारे संज्ञान में आ सकते हैं, जिससे कि ऑन फ्यूचर हम उन डिफरेंस के कॉजेज को अपने बिजनेस में दोबारा से ना यूज करें और हमारा प्रॉफिट दोनों का सेम शो हो। थर्ड वन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ डिपार्टमेंट्स। तो जब आप दोनों ही अकाउंट्स को आपस में मैच कराएंगे तो आपको दोनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बन के आता है और कोऑपरेशन की भावना पैदा होती है, जिससे कि दोनों ही विभाग एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाते हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो हमारी लेखांकन नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उनके प्रमाणीकरण में हमको थोड़ी सुविधा मिलती है। कैसे? जब हमको ये पता लग जाए कि दोनों ही अकाउंट्स में स्पेसिफिक कॉजेज की वजह से अंतर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलिसी बना सकते हैं कि स्पेसिफिक आइटम को या स्पेसिफिक स्टॉक को हम किस मेथड के थ्रू वैल्यूट करेंगे। डेप्रिसिएशन की वजह से अगर डिफरेंस है तो हम दोनों ही जगह कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला आपका, चाहे वो स्टैंडिंग मोड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, स्ट्रेट लाइन लेंगे, या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड हो, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड लेंगे, एन्युटी मेथड है, तो कोई एक स्पेसिफिक मेथड को हम ऑप्ट करके अपने डिफरेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं। और साथ में लास्ट, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड, यानी कि आपके जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि जो हम फाइनेंशियल बुक्स प्रिपेयर करते हैं वो फाइनेंशियल बुक्स हमारी एक्यूरेट डेटा के बेस पर होती है, इसलिए उस पर हम ज्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन कॉस्ट के डेटा को रिलायबल करने के लिए भी और उसको कंप्लीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट हैं जिनके बेस पर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेथड है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंपली we have to do some steps, we have to follow some steps when we prepare reconciliation statement, and the steps are: first, note down all the point of differences। यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका होगा कि क्वेश्चन में जितने भी आपके
इनकम या एक्सपेंडिचर के आइटम्स गिवन है, उन सब आइटम्स को आप डाउनवर्ड सीक्वेंसली नीचे को नोट कर लीजिए। जब आप उनको एक जगह पर नोट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास सारे आइटम्स आपके एक साथ जगह आएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट का प्रॉफिट नोट करिए। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आप इन आइटम्स को नोट करेंगे तो इन आइटम्स की कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में जो अमाउंट है उन अमाउंट को भी आप अगल बगल नोट कर लीजिए। और उसके बाद उन दोनों अमाउंट का डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास पता लग जाएगा कि आपका डिफरेंस कितना है। इसके बाद आप नोट करिए कॉस्ट बुक का प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है, वेल एंड गुड, हमारा बहुत काम बच जाएगा। अगर ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमको एक एडिशनल काम जो हमने कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी, उस कॉस्ट शीट की हेल्प से या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की हेल्प से जो क्वेश्चन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। गिवन है, वेल एंड गुड, गिवन नहीं है तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों प्रॉफिट हैं, इन दोनों प्रॉफिट का यूज क्या होता है, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को बेस लेते हुए हम अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आता है वो आंसर फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से मैच कर जाता है। इट मींस ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, क्वेश्चन तो है ही है, साथ में आंसर चेक करने के लिए भी दूसरी बुक का आंसर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब क्या करेंगे, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को बेस लेते हुए हम अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। एक्सपेंसेस से रिलेटेड रूल क्या है, ऐड आइटम ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक। तो कॉस्ट में अगर कोई खर्चा आपने ओवर चार्ज किया है, ज्यादा खर्चा चार्ज किया है, तो उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने अंडर चार्ज किया है तो उसको आप डिडक्ट कर देंगे। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जो बुक के नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स से हटके थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपको करना क्या है। किसी भी खर्चे को या इनकम को ऐड लेस कब करना है, कैसे करना है, इसको समझने के लिए आप केवल ये करिए कि आपकी दो बुक्स हैं, एक आपके पास है कॉस्ट बुक, एक आपके पास है फाइनेंशियल बुक। ठीक है, तो ये जो आपकी फाइनेंशियल बुक है इसको आप खुद मान लीजिए, जो आप हैं अपने को आप क्या मानिए, फाइनेंशियल बुक मान लीजिए, और कॉस्ट को मानिए आप अदर, दूसरा व्यक्ति, इसको अपना दुश्मन मान लीजिए। ठीक है, जो सबसे बड़ा शत्रु आपका है, जिसको आप पसंद नहीं करते, अपना कंप्यूटर, उसको मान लीजिए कॉस्ट को, और सेल्फ मानिए फाइनेंशियल को। तो आपको करना क्या है कि अगर आपने कोई खर्चा ज्यादा किया है तो दूसरे ने वो खर्चा क्या किया होगा, कम किया होगा, तो आपको क्या हुआ, लॉस। सपोज मैं फाइनेंशियल हूं, मैंने किसी आइटम पर कोई 5,000 रुपए खर्च किया और मेरे पड़ोसी ने वही आइटम 4,500 रुपए यानी कि 4,500 रुपीज में परचेज किया, मैंने उसी आइटम को 5,000 में परचेज किया, तो मुझे क्या हुआ, 500 रुपीज का लॉस हुआ। और ये लॉस कब हुआ, क्योंकि पड़ोसी ने उसको सस्ते में खरीदा। पड़ोसी कौन है, कॉस्ट, तो कॉस्ट में वो क्या है आपका, अंडर चार्ज। कॉस्ट में अंडर चार्ज है तो हमने डिडक्ट कर दिया। वैसे भी आप देखिए कि आपको अगर लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं इनकम के बारे में तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आइटम अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट है तो ऐड करेंगे, ओवर रिकवर्ड है तो ऐड कर देंगे। यानी कि जो हमने एक्सपेंसेस के लिए रूल बनाया था उसको अगर हम अपोजिट कर दें, रिवर्ट कर दें, तो हमारे पास इनकम के लिए रूल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पॉइंट थर्ड, यूज प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज बेस ऑफ रिकंसिलिएशन, जो हमारा पॉइंट चल रहा था पॉइंट थर्ड। इसके दो पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किए, वही आपके पास यहाँ कंटिन्यू है। पॉइंट सी, रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए जब आप ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक को आप एज एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। क्लियर, मींस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स होंगे उनको आप एज एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। क्रेडिट साइड में जो भी आइटम आपके पास गिवन होंगे उनको आप क्या करेंगे, एज इनकम ट्रीट करेंगे। क्लियर, तो मैंने आपसे कहा कि P&L के डेबिट में जो खर्चे होंगे, आइटम होंगे, वो एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट में होंगे वो सब क्या होंगे, आपके इनकम।
तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में शो होता है, तो इसलिए आप एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो रूल होंगे वो रूल आप यहां फॉलो करेंगे। ओवर वैल्यूशन है तो ऐड, अंडर वैल्यूशन है तो डिडक्ट। क्लोजिंग के बारे में इसका अपोजिट, अंडर वैल्यूशन है तो ऐड, ओवर वैल्यूशन है तो डिडक्ट। क्लियर? अब आप डेप्रिसिएशन के बारे में, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, तो जो एक्सपेंसेस का रूल था सेम वही रूल, ओवर चार्ज इन कॉस्ट, अंडर चार्ज इन कॉस्ट, एड डिडक्ट। और ऐसे आपके पास क्या है फोर्थ पॉइंट में, इफ द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक्स टेकिंग एज बेस टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर आप कॉस्ट की जगह पर क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए फाइनेंशियल को बेस लेते हैं, तो जो भी आपने रूल्स फॉलो किए थे अभी तक, वो रूल्स को आप अपोजिट कर देंगे। थर्ड ए बी सी डी में जो आपके रूल्स थे, ये रूल्स आपके क्या होंगे, सब अपोजिट हो जाएंगे। और बहुत बार होता गया है क्वेश्चन में कि आपसे बहुत बार क्वेश्चन में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जगह पर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के बारे में बात करता है। तो ये आपके पास कैसे बनेगा, इसको जब क्वेश्चन में प्रैक्टिकली हम करेंगे वहां आपको समझा देंगे। पहले आपका मेन फोकस जो हमारा है वो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे वहां पर। क्लियर? तो आपके पास क्या है, व्हेन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट बुक एज taken as base in preparation of reconciliation statement, then these simple formulas should remember in mind. For example, for expenses, add the excess, deduct the shortage. For income, add the shortage, deduct the expenses. इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पास सिंपल रूल हो जाएगा जब आप कॉस्ट बुक को बेस लेते हुए अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है कि जो हमारे पास फॉर्मेट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो फॉर्मेट कैसे डिजाइन होगा इसको देखिए। लेकिन उस फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। वी शुड कीप फॉलोइंग पॉइंट इन अवर माइंड। पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट, चेक आउट द प्रॉफिट ऑफ बोथ बुक्स। दोनों बुक्स का प्रॉफिट हमको नोट डाउन कहीं पर करना है। इफ गिवन, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। इफ नॉट गिवन, देन वी हैव टू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट बुक, कॉस्ट शीट or statement of cost. And if the profit of financial book is not given, then we have to prepare it with the help of profit and loss account. क्लियर? तो ये सिंपल चीजें आपके पास माइंड में आपको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। अगर गिवन है तो जस्ट बहुत बढ़िया, गिवन नहीं है तो आपको इन दोनों प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। क्यों जरूरी है इन प्रॉफिट को कैलकुलेट करना? यहां देखिए, because we can match the answer of our reconciliation statement as same as it comes just equal to profit of financial books। क्योंकि आपके पास जो आंसर क्वेश्चन में निकल के आएगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो किसके बराबर आएगा? आपके फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। इसलिए ये दोनों प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होने जरूरी है। क्लियर? इफ प्रॉफिट ऑफ लॉस गिवन नहीं है तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। क्लियर? तो ये सिंपल सा आपका रूल है जो आपको माइंड में रखने हैं। अब देखिए रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट आपका क्या होगा। टॉप में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ये फॉर्मेट जो आपके सामने यहाँ पर आएगा, आप अगर चाहें जब ये कंप्लीट होगा तो इसका स्क्रीनशॉट क्विकली आप ले लीजिएगा। यहाँ आपका पीरियड आ जाएगा जिस पीरियड का आप बना रहे हैं। अब आप अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फॉर पर्टिकुलर एंड लास्ट 2 फॉर द अमाउंट। You will start with the profit as per cost book or cost sheet और अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। कोई भी वर्ड जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लेते हुए यहाँ पर प्रॉफिट अपना शो कर देंगे इस आउटर कॉलम में। क्लियर? देन यू विल ऐड, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है? एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, अमाउंट शोन हियर। नेक्स्ट वन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, अमाउंट शोन हियर। नेक्स्ट वन, इनकम और प्रॉफिट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स। कोई इनकम अगर हुई है और उसको कॉस्ट में आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो भी आपके पास ऐड में होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका अपोजिट, ओपनिंग का जस्ट अपोजिट। यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग था तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एडेड हियर। एक्सपेंसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट शोन इन फाइनेंशियल बुक्स। ये जो हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 5 में, जो पीछे हम बात कर रहे थे कि कुछ खर्चे ऐसे जो कॉस्ट में आपने शो किए लेकिन फाइनेंशियल में आपने शो नहीं किया है, तो वो आपके पास कहाँ आएंगे? यहाँ ऐड में आ जाएंगे। इन पॉइंटों को दिखाने के बाद इनका आप टोटल आउटर कॉलम में करेंगे। यही 5 नेचर के खर्चे आपके पास क्वेश्चन में होंगे जो आपके पास मिल जाएंगे। इनको पिक करने के बाद आप ऐड करेंगे, यहाँ दिखा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को आप ऐड करके यहाँ टोटल करेंगे,
फिर इसमें से आप लेस करेंगे इनका रिवर्ट। क्या क्या चीजें होती हैं, या एक्सपेंसिव ओवरचार्ज था, अंडर चार्ज इन कॉस्ट, अंदर की तरफ दिखाएंगे। ओवर वैल्यूएशन था तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक। इनकम या एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्लियर। इफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट देन शोन डिडक्टेड हियर। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था एड में, तो यहां क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, शोन इट हियर। ऐसे आपके पास आएगा इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक बट नॉट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये आपके पास यहाँ आ गए। इन चारों पांचों चीजों को आप ऐड करेंगे यहाँ पर, इस टोटल में से इसको आप डिडक्ट करेंगे तो जो आपका ये बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कहलाएगा आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स ऑब्लिक अकाउंट्स ऑब्लिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी के भी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये प्रॉफिट आपका मैच हो जाएगा क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट से, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले वाली स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।